फ्रेंड्स, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या जिसे द्विघात समीकरण कहते हैं, इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे और इनमें क्या क्या पढ़ने हैं और एग्ज़ाम के व्यू से क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है उन पे हाईलाइट करेंगे और इन्हें एकदम जीरो से समझने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर हमारे वीडियो में 15 से 20 मिनट की वीडियो में बने रहते हैं तो द्विघात समीकरण से संबंधित जितने भी आपके अंदर में कन्फ्यूजन होंगे वे सारे के सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में आपको दूर हो जाएंगे। तो और इसमें आपको कुछ नया भी सीखने के लिए मिलेंगे। अगर आप जो भी द्विघात समीकरण के बारे में आपको जानकारी है वे आप सही है, लेकिन आपको इस द्विघात समीकरण चैप्टर में कुछ नई जानकारी जरूर आपको मिलेंगे। आप हमारी वीडियो के सामने ज़रूर बैठे रहिए और देखिए और वो चीज़ें आप नोट भी कीजिए जो चीज़ें आपको इस चैप्टर में आपको नया लगता है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो वेटेज होता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इनसे 5 से 7 नंबर पूछे जाते हैं। 5 से 7 के बीच में ही नंबर आते हैं और आप इस चैप्टर को अगर ढंग से पढ़ते हैं इसका प्रभाव जो होता है आपका अगला चैप्टर पर भी होता है और अगला चैप्टर को करने में भी आपको ये चैप्टर मदद करते हैं। इसलिए ये चैप्टर आपको हर एक चैप्टर में लगभग इससे संबंधित आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आप उन्हें करने में आप सक्षम होंगे यदि आप इसके ऊपर कंसेप्ट बढ़िया से और एक सही तरीके से पकड़ हैं बना के रखे हुए हैं तो आपको कोई भी दिक्कत करने में नहीं होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे द्विघात समीकरण कहते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं इन पे बात करने से पहले मैं यहाँ पे 4 वर्डें लिखता हूँ और उन 4 वर्डों को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि आपने छोटी क्लास से पढ़ करके आ रहे होंगे और जान भी सुने भी होंगे। अगर आप उस पर अमल नहीं किए होंगे या आप ध्यान नहीं दिए होंगे तो आप भी आपको बातें समझ में आ जाएंगे। जब तक इन छोटे छोटे बातें आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप चैप्टर का जो जड़ें हैं, चैप्टर के में जो चीज़ें मांग की गई हैं वो चीज़ों को आप गहराई से नहीं समझ पाते हैं। कि भी चैप्टर के गहराई से समझने के लिए उनके एडवांस लेवल तक की चीज़ों को समझने के लिए उनके छोटी छोटी सी बातें को समझना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर इतना बड़ा होता है, मानव शरीर इतना बड़ा होता है, लेकिन आपके पैर में छोटा सा कांटा चुभ जाता है ना, आप चल नहीं पाते हैं। जबकि इतना बड़ा शरीर है, सारा कुछ सही है, लेकिन छोटी सी कांटा चुभ जाने से आप चल नहीं पाते हैं, आपको पेन होता है, दर्द होता है, वो आपको काफ़ी लंबे समय तक दर्द देता है। तो क्या करते हैं आप पहले वो कांटा निकालते हैं फिर आप चलने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो छोटी छोटी बातें हैं वे बातें की कंसेप्ट जब तक आपके अंदर से क्लियर नहीं होगा, जब तक आप उन बातों को नहीं समझेंगे तब तक आप इस चैप्टर को ऊपर समझिए स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनको समझने से पहले जो 4 वर्डें हैं मैं लिखता हूं, आप इन्हें शायद जान भी रहे होंगे, फिर भी देखिए आप। तो पहला जो वर्ड है एक्सप्रेशन, जो कि आप छोटी क्लास से पढ़ते आए होंगे। और उसके बाद आते हैं इक्वेशन और तीसरे बात जो है बच्चों वो है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। और चौथी जो बात हम लिखने जा रहे हैं उसको कहते हैं इक्वेशन या आप इसे एक और नाम से भी जान सकते हैं, इनक्वालिटीज भी इसको कहते हैं। इनक्वालिटी भी इसे कहते हैं। इनक्वालिटी कही है या इन इक्वेशन कही है, एक ही बात हुआ। आइडेंटिटी है और उसके बाद इक्वेशन है और उसके बाद एक्सप्रेशन है। ये 4 छोटे छोटे वर्ड हैं और ये 4 छोटे छोटे वर्ड को आप अगर 10th क्लास में प्रॉपर पढ़ रहे हैं तो आपको शायद पता होगा कि आपने छोटी क्लास से एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं, आइडेंटिटी क्या होते हैं और इन
इक्वेशन या इनक्वालिटीज़ क्या होते हैं। शायद आपको ये इनक्वालिटीज़ के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन आप अभी समझ जाएंगे इनक्वालिटीज़ क्या होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सप्रेशन किसे कहेंगे, इक्वेशन किसे कहेंगे, आइडेंटिटी किसे कहेंगे और इन इक्वेशन किसे कहेंगे। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। एक्सप्रेशन जो लिखे होते हैं वो x² + 2x + 1 या x² - 4 या x + 1 × x - 1, इस तरह के इक्वेशन आपको लिखे होते हैं। जब भी बुक में आपको इक्वेशन से नहीं एक्सप्रेशन अगर दिए होते हैं, उसमें आपको जोड़ घटा गुना भाग करके लिखे हुए होते हैं, या वो एक पदी भी हो सकते हैं, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी या बहुपदी भी हो सकते हैं। वे आपको एक्सप्रेशन कहलाते हैं। लेकिन इक्वेशन में क्या होते हैं, इसमें भी एक्सप्रेशन ही होते हैं। जैसे मान लीजिए कि x² - 4 = 0 हम लेते हैं, या x² - 9 = क्या करते हैं, 0 लेते हैं, या x² + 2x + 1 = क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो आप अंतर देख रहे होंगे कि एक्सप्रेशन में बराबर का चिन्ह नहीं था, लेकिन इक्वेशन में क्या आ गया, आपका बराबर के चिन्ह आ गया। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन को जो अंतर करता है वह कौन सा चिन्ह करता है, बराबर के चिन्ह करते हैं। अगर यदि दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन के बीच में बराबर के चिन्ह दे दिया जाए तो वह एक्सप्रेशन नहीं होकर के वे इक्वेशन बन जाते हैं। कहने का मतलब हुआ, जैसे आप जान लीजिए कि मान लीजिए कि x² + 2x = 2 + x, ये मैंने लिखा, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, जो कि आप छोटी क्लास से सॉल्व करते आ रहे होंगे। तो इक्वेशन क्या हुआ, बातें समझ में आया आपको कि नहीं आया, आ गया होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन जो होते हैं वे सिंपल लिखे होते हैं, जनरलाइज फॉर्म में ऐसे दिए हुए होते हैं। लेकिन इक्वेशन में क्या, कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इक्वल चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन आइडेंटिटी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि x + y का होल स्क्वायर अगर कर दें तो क्या होता है, x² + y² + 2xy होता है। ये x + y का होल स्क्वायर = x² + y² + 2xy, या आप a - b का होल स्क्वायर अगर आप लिखते हैं तो a² + b² - 2ab जो आप लिखें, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी। और आप अभी सोच रहे होंगे कि सर फिर इक्वेशन और आइडेंटिटी में अंतर फिर तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसमें भी तो बराबर चिन्ह होते हैं, है ना, और इसमें भी तो बराबर चिन्ह है, तो आइडेंटिटी में अंतर क्या हुआ है। हाँ, आइडेंटिटी और इक्वेशन में अंतर होते हैं, अभी हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन को अगर हम लेते हैं तो x² - 4 = 0, तो x के कौन कौन से मान पर, x के कौन कौन वैल्यू रखें कि बराबर 0 होगा। एक तो आप 2 रख सकते हैं और दूसरा आप क्या रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं। और यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 0 हो जाएगा, -2 भी रखेंगे तो 4 हो जाएगा, -4 0 हो जाएगा। और यह इक्वेशन x के और कोई भी वैल्यू पर ये 0 नहीं हो सकता है। कहने का मतलब हुआ, इस इक्वेशन में x के केवल यही दो मान, x = 2 और x = -2 पर ही ये इक्वेशन वैलिड होंगे, अन्यथा किसी पर ये इक्वेशन वैलिड नहीं होंगे। कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, इन दोनों को छोड़ करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। तो मतलब कहने को हुआ कि इक्वेशन में जो आपको एक्सप्रेशन लिखे हुए होते हैं, उनमें जो x और y या जो भी चर में बहुपदे होंगे, जो भी वेरिएबल नंबर में बहुपदे या पॉलिनोमियल्स होंगे, वह x हो, y हो या z हो, उनके एक निश्चित मतलब एक डिफाइन किए हुए मान होंगे। मतलब 2 3 4 5 पर ही क्या होंगे, वे वैलिड होंगे, किसी और पर वह वैलिड नहीं होंगे। जैसे मेरा कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पर और कौन सा रियल नंबर रखें कि बराबर 0 कर देगा, 2 और -2 के सिवा और कोई आप नहीं खोज पाएंगे, है ना, और कोई होगा भी नहीं इसके सिवा, और कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है x के जगह रखने पर बराबर क्या कर दे, 0 कर दे। इसलिए x के जो मान क्या क्या आ गए हैं आपको,
एक आ गया 2, एक आ गया -2, मतलब 2 पर ही क्या होंगे, ये सत्य होंगे और कोई मान पर ये सत्य नहीं होगा। उसी प्रकार इसमें अगर देखेंगे एक 3 होगा, एक -3 पर होंगे। इसमें भी अगर आप करेंगे एक -1 फिर 1 -1 पर ये सत्य होंगे। इस प्रकार से क्या होते हैं कि इक्वेशंस को समझे जाते हैं। लेकिन आइडेंटिटी, ध्यान से समझिए, आइडेंटिटी हम अंतर जो बताने जा रहे हैं, आइडेंटिटी में ये एक्स और वाई, एक्स के जगह पर कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, वाई के जगह पर कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, एक्स और वाई के जगह पर कोई रियल नंबर एक्सेप्ट्रा ABCD कुछ भी डाल दीजिए, यहां पर आपका यही मिलेगा आपको। यहाँ एक्स डालेंगे, यहाँ ए डालेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ बी डालेंगे तो यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर ए भी हो जाएगा। मतलब जो भी एक्स और वाई के जगह पर मान डालेंगे उस मान के लिए ये जो दिए हुए आपका जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशन क्या है, सर्वथा सत्य है। क्या है ये, सत्य है। तो मतलब किसी भी एक्स वाई के कोई भी रियल नंबर के लिए, कोई भी ABCD के लिए, कोई भी व्यंजक के लिए ये क्या है, सत्य है, ये माने। इस पर भी ये दोनों क्या है, वैलिड है। एक प्रकार से आप इसे फॉर्मूला भी कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या होते हैं, फॉर्मूला भी तो वही होते हैं ना जो सभी व्यंजकों के लिए, सभी लेटरों के लिए, सभी उसका प्रयोग जहाँ पर भी हुआ उस कंटेस्ट में उनके जो वैल्यू है उस वैल्यू को मान उस पर पुट करने से वह क्या होता है, अनुचित होता है, सत्य होते हैं। तो इसीलिए इसे सर्व समीकाएँ भी इसको हिंदी में कहते हैं, सर्व समीकाएँ भी इसको हिंदी में कहते हैं, जो कि आप 9th क्लास 8th क्लास में पढ़े होंगे, सर्व समीकाएँ। उसको अंग्रेजी में आइडेंटिटी कहते हैं। तो आइडेंटिटी को एक प्रकार से आप क्या कह सकते हैं, फार्मूला कह सकते हैं। तो आइडेंटिटी क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, समझ में आ गया। इक्वेशन में होते हैं कि एक्स वाई के कुछ ही मानों के लिए क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। लेकिन आइडेंटिटी में क्या होता है, सभी मान के लिए क्या होते हैं, ये वैलिड होते हैं। यही दोनों में क्या होते हैं, अंतर होते हैं। और इसमें अंतर क्या होते हैं, इसमें बराबर के चिन्ह नहीं होते हैं, इसमें बराबर के चिन्ह होते हैं। तो ये अब चलते हैं हम लोग इनक्वालिटीज क्या होती है, इनक्वालिटीज को देखते हैं। इनक्वालिटीज के चर्चा तो ऐसे 11th क्लास से शुरू होता है इसका, है ना, लेकिन फिर भी आपको समझना है ना। समझने में तो कुछ लगता नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि x + 2 > 0 या x - 2 < 0, या मान लेते हैं कि x - 10 > 0 या x - 2 24 < 0। तो क्या देख रहे हैं आप कि इनक्वालिटीज में, किसमें, इनक्वालिटीज में बच्चों ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर और इक्वल या लेस और इक्वल चिन्हों का क्या होता है, प्रयोग किए जाते हैं। अगर यदि किसी भी दो बीजीय व्यंजकों के बीच में या बराबर 0, ग्रेटर देन और लेस देन का प्रयोग किया गया हो या ग्रेटर देन लेस देन दोनों का प्रयोग किया गया हो, तो आप उसे क्या बोलेंगे, दिस इज ए इनक्वालिटीज या इन इक्वेशन। समझे कि नहीं समझे, इन इक्वेशंस क्या होंगे, आइडेंटिटी क्या होंगे, इक्वेशनें क्या होंगे, एक्सप्रेशन क्या होंगे। ये 4 बेसिक वर्ड थे। इन चारों बेसिक वर्ड को हम बच्चों को प्रयोग करते हुए देखे हैं। कभी इसको इक्वेशन कह देते हैं, कभी इसको एक्सप्रेशन कह देते हैं, कभी इसको इक्वेशन कह देते हैं। तो आपको इस तरह की गलतियां नहीं करने हैं। इसको इक्वेशन कह देते हैं जबकि ये इक्वेशन तो है नहीं, ये आपको क्या है, इनक्वालिटीज है, ये आपका आइडेंटिटी है, ये आपका इक्वेशन है, ये आपका एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी, इक्वेशन और इनक्वालिटीज में आप उम्मीद करता हूँ कि आप गलती नहीं करेंगे। अगर आप कर रहे होंगे तो आपको इन वीडियो से उनकी समझ आ गया होगा कि हमको किसको इक्वेशन कहना है, किसको एक्सप्रेशन कहना है, किसको आइडेंटिटी कहना है और किसे इनक्वालिटीज कहना है, वो समझ गए होंगे। तब अब बातें आते हैं, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण में हम लोग देखिए, द्विघात समीकरण तो इनका अगर हिंदी की अगर बात करें हम, तो ये जो होता है इन इक्वेशन या इनक्वालिटीज को हिंदी में कहते हैं असमीकाएँ। समीकाएँ, अ लग गया, समीकाएँ में अ लग गया मतलब तो बराबर नहीं होगा।
और इसको बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? समीकरण इसको कह सकते हैं आप इसे मोटा मोटा शब्दों में व्यंजक कह सकते हैं, आप कहना कोई हर्ज नहीं होगा। तो ये 4 बड़े व्यंजक क्या होते हैं, समीकरणें क्या होते हैं, और सर्वसमीकाएँ क्या होते हैं, और असमीकाएँ क्या होते हैं, समझ में आ गया आप। अब यहाँ पर देखिए कि द्विघात तो लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लग गया है? समीकरणें। क्या लगा हुआ है? समीकरणें। 2 बातों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, एक द्विघात का और एक समीकरणों का। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार की चीज़ें तो दिखेगी लेकिन बराबर में, जैसे मान लीजिए कि द्विघात ax² + bx + c बराबर 0, ये आपका क्या होगा? द्विघात समीकरण कहलाएंगे। क्यों द्विघात समीकरण हुआ? क्योंकि ये तो आपका एक्सप्रेशन हुआ और बराबर क्या कर दिया? मैंने 0 कर दिया। तो ये आपको अब किस तरह के दिखने लगे? द्विघात समीकरण की तरह ये दिखने लगे। अच्छा, द्विघात का मतलब क्या होता है? द्वि मतलब 2। यदि किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी पोलिनोमियल्स या किसी भी बहुपदें के डिग्री या घात 2 होते हैं, क्या होते हैं? 2 होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपदे बोलेंगे। तो द्विघात बहुपदे बोलने का एक रीजन होता है क्या? कि उस दिए गए बहुपदे में, दिए गए एक्सप्रेशन में कौन उसका घात 2 है कि नहीं है। अगर घात 2 हो गया तो उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। एक बात ध्यान में आप रखें कि a डज नॉट इक्वल 0, ये बातें कभी कभी बुक में मेंशन कर दी जाती है, तो करना उचित भी माना जाता है। क्यों उचित माना जाता है? अगर a 0 हो जाएगा तब तो आपका ये जो है ये खत्म ना हो गया, तब आपका bx + c = 0 हो गया। तो इसमें से जो पावर था, डिग्री था, वो तो खत्म हो गया। अब तो ये आपको रैखिक बन जाएगा। इसीलिए किताबें सब में, सभी बुकों में मेंशन कर दी जाती है कि a डज नॉट इक्वल 0। क्यों किया जाता है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर 0 नहीं मेंशन करेगा ना, तो ये आपको मान लीजिए कि 0 को ले लेगा, तो रैखिक बन जाएगा, तो द्विघात का कंसेप्ट तो खत्म हो गया। इसलिए द्विघात बनाने के लिए क्या करते हैं कि a डज नॉट इक्वल 0 मेंशन में साइड में कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के समीकरण अगर आपको दिखते हैं तो उस समीकरणों को क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये आपका अभी क्या है? एक्सप्रेशन है, बराबर आप क्या कर दिए? 0। तो ये आपका क्या हो गया? द्विघात समीकरण आपका ये बन गया। द्विघात समीकरण आपका समझ में आया कि नहीं आया? तो द्विघात समीकरण के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, और इनको चर्चा करने से पहले जो छोटी छोटी बातें थे, छोटा छोटा जो कांटा था, वो कांटा आपने हट गया होगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में ये बातें आ गई होंगी। किसको एक्सप्रेशन कहेंगे, किसको समीकरण कहेंगे, किसको सर्वसमीकाएँ कहेंगे, किसको असमीकाएँ कहेंगे, इन बातों को फर्क आपको समझ में आ गया होगा। बात तो बहुत छोटी है, लेकिन इस बातों का आपको पावर तब दिखेगी जब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब आपको इसकी समझ धीरे धीरे बढ़ेगी। तो अब हम लोग बातें करते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण किस तरह से लिखे जाएंगे, समझ में आ गया आपको? अब चलिए, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कुछ मेथड डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग जो मेथड पढ़ते हैं, जो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी पढ़े होंगे, 8th में, 7th में भी आप पढ़े होंगे, जिसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही पुराने मेथड है, और इस मेथड से ही बच्चे खास करके बनाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड मेथड, गुणनखंड विधि। ये विधि से क्या करते हैं कि हल करते हैं गुणनखंड के माध्यम से। और दूसरा मेथड जो आता है इस किताब में, जो आपको स्पेशल मेथड पढ़ने हैं, वो है पूर्ण वर्ग करके एक्स का मूल निकालना। अच्छा, आप यहाँ पर मूल देख रहे होंगे। अच्छा, मूल 2 चीज़ें होते हैं, चलिए इनको भी समझते हैं। बात तो छोटी है लेकिन बात बहुत अहमियत है। एक होता है सॉल्यूशन, क्या होता है? सॉल्यूशन। और एक होता है रूट्स। क्या होता है? रूट। सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं, और रूट्स को क्या लिखते हैं? मूल लिखते हैं। अच्छा, आप कभी सोचे हैं कि द्विघात समीकरण में हम मूल क्यों निकालते हैं, सॉल्यूशन क्यों नहीं कहा जाता करने के लिए? अच्छा,
नहीं सोचे होंगे, तो नहीं सोचे हैं तो अभी सोच लीजिए और अभी समझ लीजिए। तो द्विघात समीकरण में मूल निकाले जाते हैं बच्चों, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। क्यों निकाले जाते हैं, समझिए बात को। सॉल्यूशन, किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन। हल जो होते हैं ना, क्या होते हैं, हल जो होते हैं, जैसे 2 + 3 = कितना होगा, 5। ये आपका हो गया हल। क्या हो गया, हल या सॉल्यूशन हो गया। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अगर x बराबर x² बराबर अगर 4 कर दें तो x के माने क्या होगा, ±√4 हो जाएगा, बराबर एक प्लस में 2 होगा और एक माइनस में 2 होगा। x के माने आपका 2 आ गया, एक 2 एक ठो -2 आ गया। अच्छा, x के माने 2 ठो आ गया, इसका क्या मीनिंग हुआ कि x के जगह आप 2 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी सत्य होगा, x के जगह -2 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी सत्य होगा। लेकिन यहां पर 5 के सिवा कुछ भी डालेंगे तो सत्य नहीं होगा। तो मूल जो निकलते हैं ना, मूल 1 से अधिक हो सकते हैं। बात को समझिए, मूलों की संख्या 1 से अधिक, x की संख्या, y की संख्या, z की संख्या 1 से अधिक हो सकती है, लेकिन सॉल्यूशन 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। किसी भी क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आप ये बात तो मैंडेट कर लीजिए, उसका आंसर कोई 1 नंबर ही आएगा, चाहे वह जो भी नंबर हो, चाहे आंसर जिस फॉर्म में भी हो, एक और केवल एक ही निकलने वाले हैं। लेकिन रूट से अगर निकालेंगे तो रूट से 1 से ज़्यादा होंगे, इस बात को आप ध्यान में रखें। रूट्स क्या होंगे, 1 से ज़्यादा होंगे। अगर द्विघात होंगे तो 2 रूट्स होंगे, त्रिघात होंगे तो 3 रूट्स होंगे, चतुर्थघात होंगे तो 4 रूट्स होंगे, पंचघात होंगे तो 5 रूट्स होंगे। मतलब कहने का हुआ, जो डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स होंगे उस डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स के उतने मूल होंगे, वो मूल होंगे, सॉल्यूशन नहीं होंगे। इस बात को समझिए। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। मूल रिपीट कर सकता है लेकिन सॉल्यूशन रिपीट नहीं करेगा, बस अंतर यही है। इसीलिए इसमें क्या निकालते हैं बच्चों, मूल निकालते हैं, है ना। तो एक होता है पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा और दूसरा होता है, ऐसे तो यही चीज़ें ही हैं, लेकिन उसे श्री धाराचार्य महोदय ने बनाए थे, जो हमारे इंडियन के मैथमेटिक्स थे, श्री धाराचार्य महोदय जी बनाए हुए थे, डिजाइन किए हैं, इसलिए उसके नाम पर इसका रख दिया है श्री धाराचार्य रूल। भी इस रूल कहते हैं या फॉर्मूला या सूत्र कहते हैं, यहाँ से सूत्र विधि भी बच्चे लोग याद करते हैं, है ना। तो सूत्र कहिए या पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा कहिए या फैक्टराइजेशन मेथड, ये 3 मेथड और एक अगर और आप जोड़ना चाहेंगे, डिटेल से अगर जाना चाहेंगे डीप में, तो वर्गमूल विधि के द्वारा हल भी किया जाता है। तो ये 4 मेथड आपकी किताबों में मेंशन की गई है, लेकिन आप श्री धाराचार्य VVI, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एक बार पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, एक प्रकार का यही है। तो ये समझ में आता है, तो ये समझ में आ जाता है, तो इसी पर क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। और गुणनखंड मेथड कभी कभार पूछे जाते हैं, लेकिन ये श्री धाराचार्य महोदय के जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे, इन पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 4 क्वेश्चन तो इसी पर आपका पक्का ही रहेगा, 2 क्वेश्चन इधर उधर से आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन चारों मेथड पे डिटेल से बातें करेंगे और बेसिक से बेसिक चीज़ों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप हमारे वीडियो में अगर बने हुए हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो नयापन अन्य वीडियो से जरूर लगा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।